दोस्तों पिछले कई महीनों से ट्रंप को लगातार दौरे पड़ रहे हैं और ये बंदा एक के बाद एक उलझुल हरकतें किए जा रहा है, एक के बाद एक कांड किए जा रहा है। पहले इसने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद इसकी टोन बदलती हुई दिखी और अब इसने H1B वीजा की कीमतें भी बढ़ा दी और उसे $1 लाख कर दिया है। H1 वीजा की इस बढ़ी हुई फीस से इंडियन टेक्नोलॉजी वर्कर्स पर काफी असर पड़ सकता है, उनकी जेब को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर हमारे देश के लिबरानों ने इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, ये भूलते हुए कि 2014 से पहले हमारे देश के पासपोर्ट वालों के साथ में क्या होता था। कपड़े उतरवाए जाते थे। माय नेम इज खान फिल्म कब बनी थी? 2010 में एक एक भारतीय के कपड़े उतरवाए जाते थे। शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए। हमारे महामहिम राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्टिंग की गई थी और सरकार चुप रही थी। संसद में हमने मुद्दा उठाया, तब संसद ने रेजोल्यूशन पास किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति के। और 1970 के दशक में भारत की लड़कियां ब्रिटेन जाती थी, उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था, ये चेक किया जाता था कुमारी हैं कि नहीं, और वो भी कहां होता था? अस्पताल में नहीं, एयरपोर्ट पे होता था। और आयरन लेडी इनके हिसाब से इंदिरा गांधी शासन कर रही थी। इसलिए किस पासपोर्ट की क्या हैसियत थी, जब आप सबसे पहले बोलने लगते हैं तो माने पर पूरा ध्यान रखा करिए। आज के डेट में हमारे देश में इंडियन पासपोर्ट और H1B वीजा वालों के लिए जमकर पॉलिटिक्स हो रही है और लिबरानो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू लगातार गिर रही है, तब से हमें लगातार वीजा मिलने में भी दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने याद दिलाया कि 2014 से पहले क्या हाल हुआ करता था। 2014 से पहले हमारे राष्ट्रपति हो या फिर शाहरुख खान हो, सबको एयरपोर्ट पर घेर लिया जाता था। बाकी किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने लोगों की मार लगाई है, आप खुद देखिए। जब प्रधानमंत्री विदेश में हो तो क्या उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाकर हम माइलेज किसको दे रहे हैं? नहीं, आप माइलेज किसी को हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा फियास्को हुआ है अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, ट्रंप का क्या रोल था सबने देखा, कितना क्रिटिसिज्म हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, और इतनी सारी फॉरेन विजिट्स के बाद एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं देश निराश है, ऑपोजिशन है नहीं, देश भी निराश है। देश कि कैसे? इतने बड़े बैंड बाजा, हाउडी मोदी, निराशा को देश की निराशा लास्ट में क्या मिला? नहीं, ऑपोजिशन की विपक्ष की निराशा को देश की निराशा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? विपक्ष निराश हो सकता है किसी भी विषय को लेकर, अपने चुनाव हारने को लेकर विपक्ष निराश हो सकता है, अब सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही उस पर निराश हो सकता है। देश कैसे निराश होगा? सुधांशु त्रिवेदी, ऑपोजिशन कह रहा है देश निराश है। पवन खेड़ा साहब ने बाइट दी है कि हमें हासिल क्या हुआ है। कांग्रेस कुछ बड़े सवाल पूछ रही है, विदेश यात्राओं से हासिल क्या हो रहा है? देखिए, दो आधार होते हैं इसके। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स द पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताइए, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश की चीजों से क्या हासिल होने जा रहा है और विदेश से कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं अमीश जी, जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है? भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। चलिए आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। अब देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए? चिदंबरम साहब को बुलाया जाए समझ में आता है, अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया जाए समझ में आता है, मनीष तिवारी को बुलाया जाए समझ में आता है, शशि थरूर जी को बुलाया जाए समझ में आता है। राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं, ये किसी को समझ से बाहर है। फिर जाके कभी ऐलान उमर के साथ तस्वीर, तो कभी किसी के साथ तस्वीर। तो एक लाइन में कहूंगा, आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था। आज के गांधी के नेतृत्व में विदेशी जय जयकार का मूवमेंट शुरू हुआ। कहां से कहां आ गए महात्मा गांधी के विदेशी बहिष्कार से आज विदेश के दौरों के ऊपर जो सवाल है, अगर कोई व्यक्तिगत दौरा कर रहा है, राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, वो LOP बने तो अभी पूरा 1 साल हुआ ही है उनको, मात्र 1 साल भी इसी महीने हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो,
तो सरकार पूछती है कि भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, इसमें तकलीफ क्या है? पर्सनल कैपेसिटी के बुलाने की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी जवाब लेते हैं। दर्जा देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। रोहित सिंह, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि सबको राइट है अपने आप को बचाने का? राहुल गांधी ब्रिगेड के जितने सिपह सलार हैं, इन सबको मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है, वहां भेज देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी दलील रखने के लिए। इनसे ज़्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट तो लगता है कि देश में ढिबरी लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। भारत की समस्या का समाधान 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं कर पाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठीक आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, जब केंद्र में इनकी सरकार थी या वर्तमान में जिन राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ के राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों का निमंत्रण कांग्रेस के युवराज के पास नहीं जाता है और ना देश के समसामयिक मुद्दों पर यह अपना विश्लेषण रखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, विदेश की भूमि में जाकर इटली की भाषा बोलते हैं और देश के मान को खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं। क्या आलोक शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है टीवी डिबेट्स में मेरे छोटे भाई जैसे काफ़ी लोग आजकल शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं, जिनका काम केवल और केवल कांग्रेस को कोसना ही होता है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। ये एक प्रथा सी बन गई। कई चीज़ें सामने आई। देखिए, हम विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। हमने पहले नमस्ते ट्रंप किया, हाउडी मोदी किया। उसका नुकसान हमें ये झेलना पड़ा कि जो बाइडन ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारे खिलाफ स्टैंड लिया, जो बाइडन ने 2.5 साल तक हमें एम्बेसडर नहीं दिया, जो बाइडन ने हमारे पास जो 6th जनरेशन वाली कई टेक्नोलॉजीज थी वो नहीं ट्रांसफ़र होने दी कई साल तक। जी। अब बात यह है कि चाइना को क्लीन चिट किसने दिया? देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। सुधांशु भाई ने बड़ी बड़ी बातें की, भाई खाता किसने भुगती? भाई ठीक है, युद्ध हुआ, हम जमीनें हारे, लेकिन यहाँ तो बिना युद्ध ही हारते चले जा रहे हैं हम। दूसरी चीज ये है कि क्या वीजा की जो हमारे जो हमारी रैंकिंग है, हमारी पासपोर्ट, अरे सुनिए ना भाई, मैं आपसे तो बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं आपके किसी सवाल की जवाब नहीं देना चाहता। मैं सुधांशु भाई से बात कर रहा हूँ कि हमारे पासपोर्ट, देश की जनता को जवाब नहीं दीजिएगा। हमारे पासपोर्ट की मानसिकता से ग्रसित हैं क्या आप? बिल्कुल देंगे। सामंती मानसिकता से बाहर निकलिए। आप अगर भाजपा की मानसिकता से बैठते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर आम व्यक्ति को जवाब नहीं दीजिएगा। तो कहा कि आपकी मानसिकता के हिसाब से बैठे हम लोग, प्रथा बन गई है। आपने कहा प्रथा शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पहले आप क्या कर रहे थे? रोहित जी जैसे छोटे भाई ना शाम के टाइम काफी लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आप भी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने एक कोई शब्द गलत इस्तेमाल नहीं किया है। चिंतन कीजिए। दूसरा मैंने ये कहा, अरे भाई अमित जी ऐसे कैसे डिबेट होगी? मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को अगर क्लीन चिट दी तो सबसे बड़ी वो कूटनीतिक फेलियर था। चाइना ने उसका पूरा उपयोग किया और चाइना आज पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खुल के खड़ा रहा, युद्ध के समय में भी। जी। उसी ने कोऑर्डिनेट्स दिए, बताए गए हैं, उसी ने तमाम हथियार देने की बात भी आ रही है, तमाम तरह की मदद उसने पाकिस्तान को पहुंचाने की तमाम न्यूज चैनल से खबर आ रही। हमारे जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग मोदी जी के समय में इतना पीआर पे पैसा ठीक है, अब पासपोर्ट तक चले गए। अब आता हूं आलोक जी की बात पे। वो रोहित जी से कहने लगे, भाई रोहित जी छोटे भाई हैं, हमारे भी छोटे भाई हैं, मगर साहब आलोक जी, ये जो बड़के ताऊ थे आपकी पार्टियों के, ये कहे मणिशंकर अय्यर जी तो बड़का ताऊ थे ना, जाके पाकिस्तान में कहते मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए। ये नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखे थे कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। ये मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री ने अपनी किताब में लिखा है। तो छोटे भाई पे आक्रमण करने से पहले बड़के ताऊ के बारे में सोच लीजिए। अब मैं तीसरी बात का जवाब देता हूं इनका। 2004 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस परचेज हुई, जरा बता दीजिए। 2009 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस परचेज हुई, बता देना चाहिए। अब पासपोर्ट की बात बताता हूं। वैसे उसी पासपोर्ट का धारण करके कांग्रेस के चिर व्याकुल नेता विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, मगर भारत के पासपोर्ट की हैसियत क्या थी अमीश जी? कपड़े उतरवाए जाते थे। माय नेम इज खान फिल्म कब बनी थी? 2010 में। एक भारतीय के कपड़े उतरवाए जाते थे, शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए, हमारे महामहिम राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्टिंग की गई थी और सरकार चुप रही थी। संसद में हमने मुद्दा उठाया, तब संसद ने रेजोल्यूशन पास किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति के। और 1970 के दशक में भारत की लड़कियां ब्रिटेन जाती थी, उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था।
ये चेक किया जाता था कुमारी है कि नहीं, और वो भी कहां होता था, अस्पताल में नहीं, एयरपोर्ट पे होता था। और आयरन लेडी इनके हिसाब से इंदिरा गांधी शासन कर रही थी। इसलिए किस पासपोर्ट की क्या हैसियत थी, जब आप सबसे पहले बोलने लगते हैं तो मान्यवर पूरा ध्यान रखा करिए। अभी देखो, ट्रंप ने H1B वीजा के लिए जो कीमतें बढ़ाई हैं वो सच में थोड़ा सा शॉक तो देती हैं। वो हमारे देश के टेक्नोलॉजी वर्कर्स के लिए थोड़ा सा नुकसान तो उठवाएंगी, थोड़ा सा उस पर असर तो पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से अगले कुछ महीने में ट्रंप दोबारा से अपनी टोन बदल सकता है, और हो सकता है ना बदले, क्योंकि इस तरह की ट्रंप की हरकतें हैं उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। इसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये आज एक बात बोलता है तो अगले दिन उसके एकदम उलट भी बोल देता है। इसकी किसी भी बात का कोई भी भरोसा नहीं है। ये ना तो आज की डेट में दोस्त है और ना ही पूरी तरह से दुश्मन। ये बस एक मिस्ट्री बनकर रह गया, और शायद उसी वजह से कभी तो ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देता है, तो कभी हमें पक्का दोस्त बताता है, सच्चा दोस्त बताता है, और एकदम से अपने वीजा की कीमतें भी बढ़ा लेता है। वो बात अलग है कि ये वीजा अकेले हमारे लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लोगों पर इस बढ़ी हुई कीमतों का असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे वर्कर्स पर ही पड़ेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।